देखो, डिस्काउंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। डिस्काउंट दो तरह के होते थे, एक होता था ट्रेड डिस्काउंट, एक होता था कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड करने के लिए ही हम दे देते थे, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमें करने की जरूरत नहीं थी। कैश डिस्काउंट कंडीशनल होता था, अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो देंगे, और या इमीडिएट पेमेंट देंगे, तो ये पेमेंट रिलेटेड डिस्काउंट होता था। और पेमेंट रिलेटेड होने की वजह से इसको हम रिकॉर्ड करते थे। ये याद है? डिस्काउंट जैसा एक और चीज होती है उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट क्या होता है कि सपोज हमने कोई गुड्स भेजा, कहीं बेचा, और उस गुड्स बेचने के बाद सामने वाला ये कंप्लेंट कर रहा है कि आपकी गुड्स जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का मैंने मंगाया था। तो इस तरह का कोई इशू हो गया है, उस वजह से हम उसे कहते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसे कम कर लेता हूँ, है ना। या ये रिबेट हम भी देते हैं और हमें मिलता भी है, वैसे ही जैसे हम डिस्काउंट देते भी हैं हमें मिलता भी है। तो ये रिबेट एक्सपेंस भी हो सकता है, रिबेट रेवेन्यू भी हो सकता है ना। रिबेट लॉस भी हो सकता है, रिबेट गेन भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं रिसीव हुआ है रिबेट, इसका मतलब गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? इसका मतलब है कि गेन हुआ है। हाँ, और अगर रिबेट अलाउ करते तो रिबेट लॉस हो जाता, वैसे ही जैसे डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो रिबेट किस चीज से रिलेटेड होता है? हम कोई पैसा कम कर लेते हैं। और ये देखो, वो रीजन भी वही वाला दिया उसने जो मैंने एग्जांपल में दिया था कि पुअर क्वालिटी का गुड्स था, इस वजह से हमें रिबेट मिल गया, मतलब हमें कम पैसे देने पड़े। तो कितने का रिबेट मिला? पूरे 1500 रुपए का रिबेट ही है। इस इंफॉर्मेशन में क्या है? पूरा 1500 रुपए का रिबेट है। ये वाली जो एंट्री हुई थी ना नारायण से, इस वाले बंदे से रिलेटेड रिबेट है ये। गुड्स परचेज किया था नारायण से ऊपर, ये हमारा क्रेडिटर बना होगा। हाँ या ना? इसको कितने पैसे देने थे? 2500। इस 25,000। तो उसमें से अब हम 1500 नहीं देंगे नारायण को। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? हाँ। क्या हम पैसों का लेन देन कर रहे हैं? हाँ, यस यस। उसके पैसे कम हो जाएंगे अब। हाँ, नारायण अकाउंट आएगा और रिबेट अकाउंट आएगा, रिबेट से। अब रिबेट तो गेन है, गेन है तो क्रेडिट होगा, उस नेचर पे जाएगा। यस और नो? गेन का नेचर क्रेडिट। नारायण को हमें कितने पैसे देने थे? नारायण की गुड्स की क्वालिटी पुअर है और रिबेट मिल रहा है नारायण से। यस। तो क्रेडिटर को अब हम 1500 रुपये कम देंगे ना, ये क्रेडिटर था, क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट था, अब हम इसे डेबिट कर देंगे। तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये एंट्री होगी इसकी। होता है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट। अरे एक लॉस का अकाउंट भी तो आएगा। परचेज कम हुआ, और क्या हुआ? नुकसान हुआ। ये जो है लॉस, ये वाली एंट्री में हम एंट्री करेंगे। एक हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, और एक हो जाएगा परचेस अकाउंट। परचेस को डिक्रीज कर देंगे, लॉस बाय फायर को इंक्रीज कर देंगे। इसका नेचर खुद डेबिट होता है इसीलिए ये डेबिट हो जाएगा। इसका नेचर डेबिट होता है पर हम इसको कम कर रहे हैं इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। लॉस का नेचर डेबिट होता है, हमें लॉस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ये फर्दर इंक्रीज होना है इसको। लॉसेस बढ़ गए ना। इंश्योरेंस क्लेम लॉज फॉर द गुड्स लॉस्ट फायर। इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड। क्या करते हैं हम? कई बार गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। इंश्योरेंस कराने का मतलब ये होता है कि हम उनको पैसे देते रहते हैं कि भाई अगर नुकसान हो तो हमारी भरपाई कर देना, कंपनसेट कर देना। तो हम एक क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमारा नुकसान हो गया है तो हमें 6,000 रुपए दे दो। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मान लेगी, लॉज हो गया मतलब, क्लेम लॉज हो गया मतलब क्लेम एक्सेप्ट हो गया।
लॉज होने का मतलब सबमिट होना। तो अगर क्लेम सबमिट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देने वाली है? 6,000 रुपये। दिए नहीं है, दे देगी। क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता कि इंश्योरेंस कंपनी पेड रुपीज दिस, तो होता पेमेंट। यहां पैसों का लेन देन हो रहा है क्या? क्लेम सबमिट हो गया, एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? तुमने कहा सर आपके मेरे को 6,000 रुपये देने हैं आपको मुझे, मैंने कहा ठीक है दे दूंगा, तो क्या पैसों का लेन देन हो गया? अभी इंश्योरेंस कंपनी का नाम से एक अकाउंट बना लेंगे, और इससे पैसे फ्यूचर में रिसीवेबल हैं, तो ये क्या बन जाएगा? डेटर। फ्यूचर रिसीवेबल है इससे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये एसेट बन जाएगी। एसेट बन जाएगी तो नेचर डेबिट होगा। नेचर डेबिट होगा तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और डिक्रीज कौन हो जाएगा? अब आप 6,000 रुपए का नुकसान थोड़ी बोलोगे, आपको तो पैसे मिलने वाले हैं। यस और नो? तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, मतलब लॉस बाय फायर को हम कम कर देंगे, तो इसको कम कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। समझ आया क्या ये, कि नहीं आया? तो एक लॉस था वो अब हम डिक्रीज कर देंगे वापस। अब हमारा जो नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा। तो ये अकाउंट डेबिट करके ये अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इसको भी लिख के रख लो। ये एंट्री इस एंट्री से रिलेटेड थी, ये वाली 9 मार्च और 19 मार्च। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? पहले नुकसान हुआ, फिर वो नुकसान जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देने को राजी हो गई, रेडी हो गई। हम्म। नहीं कैसे नहीं बोली, ये बोली है देखो, ये रही। क्या लिखा है? ये पेड कैश। कैश पेमेंट किया इसलिए डिस्काउंट मिला है ना, कि बिजनेस की वजह से मिला है? शाम से गुड्स खरीदा है इसलिए डिस्काउंट है, या शाम को पेमेंट किया है इसलिए डिस्काउंट मिला है? डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो एक्चुअल में हमारे लिए तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। अरे डिस्काउंट अलाउ उसने किया है, हमारे लिए क्या है ये? रिसीव्ड। तो ये क्रेडिट होगा। ये एंट्री बड़ी मजेदार है। इसमें 3 अकाउंट आएंगे। एक आएगा श्याम, एक आएगा कैश, एक आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। श्याम हमारा कौन था? क्रेडिटर था ना, ये क्रेडिटर। इसको पैसे दे रहे थे ना हम, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो गया? डिक्रीज। क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो उसका नेचर क्रेडिट होता है, तो अब हम क्या करेंगे उसे? कितने अमाउंट से? 2150 से करें कि 2200 से हाँ 2200 से करें। यस। कैश पेमेंट किया है, कैश भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना कैश पे किया है? और डिस्काउंट गेन है, इसका नेचर क्रेडिट होता है। ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 50 रुपीज से। समझ में आया या नहीं आया? मैंने पहले भी कहा था, हम ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग करते हैं। क्या मेरे डेबिट और क्रेडिट सेम है? मेरा डेबिट है 2200, दोनों मिला दो तो क्रेडिट कितने हैं? 2200। इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री ऐसे होगी, जो डेबिट है उसको लिखेंगे शाम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। जो जो क्रेडिट हो रहे हैं उसको टू टू करके लिख दिया। ये 2150 आ गया, ये 50 आ गया, और ये आ गया 2200। समझ में आया या नहीं? ये वाले रिवाइज, हाँ ले लो। ये वाले रिवाइज करना, जो मैंने अभी समझा है इनको एक बार फिर रिवाइज करना, डाउट आए फिर पूछो। लॉजिक से समझ के करना, याद मत करना। अब बताओ।
ये क्वेश्चन हो गया कि इसमें और समझाऊं? बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन हो गया या इसमें और समझाऊं? 13th वाले में कुछ है और? अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज जरूर करना। अगर तुम बोल रहे हो तो शायद म्यूट पे हो। हम्म। 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 हाँ, रिवाइज तो करना पड़ेगा। बात वही है कि बाकी सब बच्चों ने अकाउंट्स 2 साल पढ़ा है, मतलब उनने बहुत बार रिवाइज किए ये सब चीजें। टेस्ट दिए, क्लास में करे, घर पे करे। हमें भी जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है और लॉजिक से करना है। हम भी समय लगा लेंगे तो हमारे दिमाग में भी ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर हम भी फटाफट समझने लगेंगे। उसको खसकाना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड तक। हम्म। यस। यस। बिल्कुल सही है। हर एक्सपेंस नहीं, ठीक है, एक ही बात होती है, उससे कोई नंबर पे आंसर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा। यस। यस। हर एक्सपेंस को उसके नाम से ही अकाउंट दे देते हैं। रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट, सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट। हम्म। नॉट रिसीवेबल। नॉट रिसीव्ड नहीं, नॉट रिसीवेबल, दोनों वर्ड में अंतर है। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एंट्री के लिए पहले हमें उसका मतलब समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या हुआ, हुआ क्या है हमारे साथ। क्या मतलब होगा? ड्यूज फ्रॉम राकेश वेर नॉट रिसीवेबल। इसका ये मतलब है कि पैसे नहीं मिले, या इसका ये मतलब है कि अब पैसे नहीं मिलेंगे? यस। नहीं मिलेंगे। फ्यूचरिस्टिक बात हो गई, मिलेंगे ही नहीं। तो अब ये राकेश हमारा डेटर लिखे रखने से कोई फायदा है बुक्स में? नहीं है। तो राकेश अकाउंट में इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। राकेश हमारा डेटर था, उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज करने के लिए। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? आप देखो, नया नाम आ रहा है, बेड डेट। बेड डेट वर्ड का मतलब लॉस है ये। जब भी कोई डेटर पैसे देने से मना कर दे तो हम उसे कौन से अकाउंट में डालते हैं? बेड डेट अकाउंट में। बेड डेट का मतलब डेटर का लॉस, इसका नाम इसलिए ये पड़ा। तो बेड डेट एक लॉस है, लॉस है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ तो ये कौन से नेचर पे जाएगा? डेबिट। इसकी एंट्री ये होगी। और बोलो। बाकी नहीं, ये इसमें और कोई एंट्री में दिक्कत तो नहीं आई? ये वाला आ गया, ये वाला पेड राहुल बाय चेक, रिसीव डिस्काउंट। रिसीव डिस्काउंट में ये वो ये भी हमारा डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करेंगे हम। यस, राहुल अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर को खत्म कर रहे हैं, राहुल क्रेडिटर था ना। फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो होगा टू बैंक। और डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ है हमारा? जो जो क्लियरिटी से पता है उस पर फिगर लिखो, 2,000 हमें मिला है। बैंक में कितने पैसे दिए हमने? 28,000 रुपए दिए हैं। तो राहुल कितने से खत्म हो जाएगा? 30,000 से। हाँ। हम्म। हाँ। अगर हमने, हाँ, चेक इन हैंड इसलिए खोलते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास एक असेट तो पड़ी है पर वो कैश नहीं है, वो चेक है। अगर हम सेम डे जमा कर देते हैं तो फिर हमारे पास उस दिन असेट बची नहीं, हमने मतलब वो चेक इन हैंड तो बचा ही नहीं, वो तो बैंक चला गया। बैंक में पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। हाँ, चेक इन हैंड केवल तब हम अकाउंट यूज करते हैं जब
चेक को हम जमा ना कर पाए, रख लेते हैं, तो वो असेट तो है, उससे फ्यूचर में बेनिफिट तो है, लेकिन क्योंकि वो कैश नहीं, बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, तो बैंक अकाउंट कैसे इंक्रीज हो जाएगा, हमारे बैंक में पैसे कैसे बढ़ जाएंगे? पहले चेक जमा करेंगे तभी तो बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम नई, एक नए नाम से असेट रख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट उसमें होता ही नहीं, उसमें हो जाता है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डेटर को खत्म इसलिए कर देते हैं क्योंकि अब डेटर से पैसे कैसे मांगेंगे, वो चेक दे के गया है ना। तो डेटर से कुछ फ्यूचर रिसीवेबल बचता नहीं है। इसमें ये एक एंट्री और अच्छी है, ये वाली एंट्री का क्या करेंगे मेरे को बताओ। अ, ये दोनों, गुड्स लॉस्ट इन फायर। हाँ, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? और लॉस बाय फायर अकाउंट, इस दिन ये घटना घटी 25 को। 28 को हम गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और क्लेम रिसीव्ड लिखा है, क्लेम लॉज्ड नहीं लिखा है। पैसे मिल गए, मिल गए। रिसीव्ड वर्ड हो गया, मतलब क्लेम के पैसे मिल गए। मिल गए तो हम कौन सा कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब हम नुकसान कैसे बोले इतने रुपए का, इतने रुपए का नुकसान तो खत्म हो गया ना, 2500 रुपए तो मिल गए हमें। तो अभी भी लॉस रह जाएगा, पता है कितने रुपए का? 500 रुपए का लॉस रह जाएगा। कैसे पता चला आपको 500 रुपए का लॉस रह जाएगा? देखो, लॉस कितने का बना था, 3,000, खत्म कितने का हुआ, 2,500। तो अभी भी डेबिट बचा है, कौन, लॉस। क्योंकि पूरे पैसे नहीं दे रही ना इंश्योरेंस कंपनी, 3,000 रुपए देती तो लॉस जीरो हो जाता। समझ आया क्या? हम्म। नहीं, ये क्या होगा इसका, इसी के लिए तो हम आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे। ये बचेगा 500 रुपए। ये कल जो मैं समझा रहा था ना, इसका हिसाब किताब अब कब होने वाला है, लास्ट डेट पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तब इसका कुछ करेंगे, मैं बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा क्या होगा इसका। इतना समझ लो कि अभी बचा है ये खत्म नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो गुड्स परचेज किया था उसके लिए इतने पे कैश मिल गया, 2500 का कैश मिल गया और 500 का लॉस हो गया। जो 3,000 का हमने गुड्स खरीदा था उसका 2500 कैश मिल गया और 500 रुपये लॉस रह गया। समझ आया ऐसा हिसाब? हम्म। देखेंगे, वो समझ में आएगा बाद में। पर ये समझ में आया, 3,000 रुपए का हमने परचेज गायब किया तो मुझे पैसे मिले हैं उसकी जगह, और 500 रुपये नहीं मिले, वो लॉस है, ऐसा। और 15 में, ठीक है, अभी बताओ। पेड इनटू बैंक 21,000 फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट आउट ऑफ कैश इन हैंड। पहले तो इसका मतलब बताओ क्या है। हम्म। 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 हाँ। हम्म। उसका नाम क्या रखेंगे? करंट अकाउंट नाम रखने की जरूरत नहीं, क्या नाम रखेंगे? बैंक अकाउंट। कितने रुपए से एंट्रीज होगी है? यस, बस इतनी ही बात है। कोई दिक्कत? नहीं, लिख सकते हो उसको। भाई होता तो वो बैंक अकाउंट ही है ना। बैंक का टाइप, बैंक में जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो बैंक वाला हमसे पूछता है, अच्छा कौन सा अकाउंट खुलवाओगे, करंट अकाउंट ओपन कराओगे, सेविंग अकाउंट ओपन कराओगे या एफडी अकाउंट ओपन कराओगे, तीन ऑप्शन देता है। तीनों के अपने अपने फायदे हैं। सेविंग, करंट और एफडी, तीन तरह के जनरली अकाउंट ओपन करके देता है बैंक, और भी होते हैं, पर ये तीन अकाउंट है जो जनरली यूज होते हैं।
करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें वो ये फैसिलिटी देता है कि आप कितनी भी बार पैसे निकालो एक दिन में, जीरो कर लो अपने पैसे। मतलब आपके पैसे बैंक में रखें आपके लिए, इमीडिएटली उसको आप अभी निकाल सकते हो, इसीलिए उसका नाम क्या रखा, करंट। करंट नाम रखने का रीजन है आप इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट में वो लोग कंडीशन लगा देते हैं, एक दिन में 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, मिनिमम बैलेंस आपको 5,000 रुपए रखना ही पड़ेगा, ऐसी कंडीशन होती है इसमें। तो इस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, इस पे बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट दे पाता है, आपके पैसे को लेके बैंक दूसरों को लोन देता है, उसमें पैसा कमाता है तो आपको भी देता है। इस पैसे को वो यूज कर ही नहीं सकता किसी को देने के लिए, क्योंकि इस पे उसका प्रॉमिस क्या है, आप जब आओगे तब आपका पूरा पैसा निकाल के ले जाओ, तो उसको मेंटेन आपके लिए करना पड़ेगा, वो लोन दे ही नहीं सकता इससे। एफडी में बैंक हमें हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है, फिक्स डिपॉजिट इसका नाम। हम मतलब हम कस्टमर है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक इंटरेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक हमारे ये पैसे रखता है, तो एफडी ऐसे ओपन होती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। आप ऐसे बीच में तोड़वाने नहीं जा सकते, उसे जाओगे तोड़वाने तो वो आपको इंटरेस्ट कम देगा फिर। तो एफडी के इंटरेस्ट सबसे हाई होते हैं, इसमें इंटरेस्ट लो होते हैं, और इसमें तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो करंट अकाउंट जस्ट मिलता नहीं है, उल्टा वो चार्ज लेता है हमसे। यस। यस। लो मिलता है। हाई। हम्म। तो करंट अकाउंट जस्ट एक बैंक अकाउंट ही होता है। आपको और इच्छा है तो इसमें बैंक करंट अकाउंट ऐसे करके लिख सकते हो, पर है तो वो बैंक अकाउंट ही। समझ आ गई बात? अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी है सेविंग अकाउंट भी है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक नाम लिख लो बैंक करंट अकाउंट, एक नाम लिख लो बैंक सेविंग अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में और कोई बैंक का करंट अकाउंट तो है नहीं, ये देखो मैं जो एफडी के एग्जांपल ले रहा हूं, एक एफडी की एंट्री है नीचे। समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन की बहुत सारी एंट्रीज सीखनी है हमको, और ये शायद अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है। हमने इलस्ट्रेशन में 1 2 3 4 5 6 डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, ट्रेड डिस्काउंट वाला टॉपिक पढ़ा था, कैश डिस्काउंट वाला पढ़ा था, आज मैंने रिबेट समझाया, देखो यही लिखा है कि नहीं। रिबेट इज लाइक ट्रेड डिस्काउंट, उसके जैसा होता है। इट रिड्यूसेस द सेल्स वैल्यू फॉर सेलर एंड परचेज कॉस्ट फॉर परचेजर, मतलब इससे वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम जैसा डिस्काउंट का होता है वैसा ही इसका होता है। यहाँ पे देखो रिबेट अकाउंट अलग अलाउ करोगे तो लॉस, लॉस तो डेबिट, मिलेगा तो गेन, गेन तो क्रेडिट। यस। समझ में आया ना ये? तो कुछ अलग नहीं था। ये पढ़ने के लिए देखो, ये एक ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, एक रिबेट लिखा है, कैश डिस्काउंट लिखा है, इसको पढ़ लेना एक बार, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये होमवर्क दिया है मैंने पढ़ने के लिए, रीड, रटना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है। बेड डेट मैंने अभी बताया आज। बेड डेट क्या होता है? हाँ कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर दूंगा मैं। बेड डेट, वो इसीलिए क्या वर्ड लिखा है, इसीलिए क्या वर्ड लिखा है, इररिकवरेबल, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो बेड डेट अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट, लॉस हो गया है इसलिए उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। और डेटर को हम छोटा करते हैं, डेटर को छोटा करेंगे कैसे करके, वही लिखा है क्रेडिट कर। तो यही एंट्री अभी हमने करी थी, ये मैंने अभी समझा दिया, ये वो वाली एंट्री है। कुछ पैसा मिल जाए कुछ पैसा ना मिले, तो
ऐसी मल्टीपल वैल्यूज आ जाती, जो पैसा मिलेगा, सपोज 1,000 रुपए लेने थे इससे, उसमें से 900 रुपए मिल गए और 100 नहीं मिलेंगे, तो 100 का लॉस, 900 मिल गए, 1,000 रुपए की एंट्री थी। बैड डेट रिकवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेट रिकवर मतलब होता है कि पैसे आए, पैसे आए तो कौन से अकाउंट में आएंगे? कैश अकाउंट। डेटर का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि डेटर तो आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो बैड डेट के समय। कई बार क्या होता है, सपोज कोई व्यक्ति था, उसने पहले तो बोला यार मैं पैसे नहीं दूंगा, उसने बोला पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने उठा के एंट्री कर दी क्या, पहले जब उससे, हाँ पहले पहले ये और पुरानी स्टोरी सुनो। जब सेल हुई होगी तब मैंने एंट्री की थी डेटर टू सेल्स, यही एंट्री करी होगी क्रेडिट सेल करते समय। उस दिन मेरा डेटर बन गया था, फिर उसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने उसको अकाउंट क्या कर दिया, खत्म। यहाँ उसका अकाउंट डेबिट हुआ था, बना था, ये अकाउंट खत्म हो गया। यहाँ सपोज 1,000 रुपए की बात हुई थी, 1,000 रुपए उसने देने से मना किया, तो अकाउंट खत्म हो गया। आज वो क्या कह रहा है, सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, पैसे ले लो। ये होता है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड मतलब जिसको आप बैड डेट मान चुके थे, जिसकी आप एंट्री कर चुके थे, जिसके डेटर को आप जीरो कर चुके थे, वो पैसे आए हैं आज। ये होता है बैड डेट रिकवर्ड। समझ में आया क्या? एक डेटर जिसका अकाउंट पहले अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, उसका अकाउंट बैड डेट बोल के खत्म कर दिया था हमने, आज वो पैसे लेके आया है, तो पैसे आए हैं तो ये अकाउंट तो आएगा ही आएगा। यस और नो? और अब मैं डेटर का नाम लिखना चाहता हूं, बट कैसे लिखूं, उसको तो मैं जीरो कर चुका हूं। यस और नो? और अगर मैंने डेटर क्रेडिट कर दिया तो ये तो नया नाम आ जाएगा, जबकि डेटर मेरा क्रेडिटर नहीं है, उसका काहेगा क्रेडिट बैलेंस। तो मैं डेटर नाम यूज नहीं कर सकता, मैं किसका नाम यूज करूंगा, एक गेन यूज कर। जैसे मैंने पहले एक लॉस बना लिया था, अब ये लॉस नहीं रहा ना, अब मैं यहाँ पे एक गेन लिखूंगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, नाम ही यही वाला रख देते हैं उसका, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये एक गेन होता है, और गेन होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये किसका रेसिप्रोकल है, बेड डेट का रेसिप्रोकल है। बेड डेट लॉस होता है, तो ये गेन होता है। कोई डाउट है तो बताओ। रिकवरी ऑफ बेड डेट इज क्रेडिटेड, इसी अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। गलती से भी किसके अकाउंट में मत ले जाना, डेटर के, क्योंकि उसको तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, जीरो कर चुके हो, बोले तेरा हिसाब किताब हो गया। हमने लॉस मान लिया था, जब लॉस मान लिया था तो अब गेन मान लो। ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगी, ये लाइन समझने के पहले अभी हमको एंड तक जाना पड़ेगा। ये कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ ले लो। आप ये वाली एंट्री कर सकते हो, देख भी सकते हो। ये एंट्री आ जाएगी तुम्हें, 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इरिकवरेबल, बेड डेट टू रमेश। हाँ, ये हो गई एंट्री। सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये समझा देता हूँ वर्ड। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, शायद लॉ में पढ़ा भी होगा, बैंकरप्ट, बिल्कुल, उसके पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए। मतलब कि सोहन से वही डेट रिक क्या हो गई, बेड डेट हो गई उसकी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बिकी, और उससे कितने मिल गए, 60%। ऐसे लैंग्वेज मिलेगी आगे, जैसे ये लिखा है ना, फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो। हरी या डेटर, हरी हमारा डेटर था, कितने रुपए का डेटर था, 10,000 का, बिकम इंसॉल्वेंट, वो बैंकरप्ट हो गया। रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रूपी एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द रिसीवर। तो जब कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उसके बिहाफ, भाई मैं कोर्ट में कह रहा हूं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब किसी को पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो कोर्ट क्या करेगी, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी, और ऑफिसर मेरी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। फिर वो प्रॉपर्टी को नीलाम करवाएगा, ऑक्शन करवाएगा, और ऑक्शन से जो पैसे आएंगे, मेरे जो क्रेडिटर थे, जिन जिन लोगों को मुझे पैसे देना थे,
उन सबको पैसे दे देगा। तो ऐसा ही कोई रिसीवर, रिसीवर मतलब यही ऑफिसर है वो, ऐसा ही कोई ऑफिसर होगा, वो 60 पैसा इन अ रुपी दे रहा है। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब समझते हो? 60 पैसा, और रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। मतलब ये 60% की बातें कर रहा है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? हाउ मच पैसा इन अ रुपी? यस। तो 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हुआ? ये लिखा है ना, मैं वो बोल रहा हूँ। इसका क्या मतलब निकाले हम? समझ में आया क्या? ये लंबी स्टोरी सुना दी उन्होंने तुम्हें, इसी को उसने शॉर्ट में लिखा है ये सेकंड पॉइंट में। रिसीव्ड 60%। ये पॉइंट 2 और पॉइंट 4 एक ही कहानी है, एक बार लंबी कहानी सुनाई, एक बार छोटी कहानी सुनाई। इसमें ये बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद और बोलता है, बोले 10,000 में से 60 पैसा इन रुपी तो वैसे ही मिल गया तुम्हें। पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्टली इन फॉर्म ऑफ मशीन 3,500 एंड बैलेंस इन कैश। मुझे बताओ 10,000 में से कितने रुपए मिलने वाले हैं तुम्हें? और 40% का क्या होगा? 40% तो बैड डेट हो गया। 60% में से एक मशीन मिली है और कैश मिला है। मशीन 3,500 की है, तो 6,000 रुपए होते हैं 60%, 3,500 की ये है, तो कैश कितना मिलेगा? और ये पूरा किसमें चला जाएगा? 4,000 रुपए। बैड डेट। अकाउंट का नाम तो बैंक्रप्सी, तो उसकी स्टेट है, हम कौन सा अकाउंट इफेक्ट करते हैं? बैड डेट अकाउंट। ये देखो जो मैं समझा रहा हूं। कैश कितना मिला? मशीन में कितने, मशीन के नाम पे कितने मिले? 3,500। तो हमारे पास मशीन आ गई ना उसकी। तो मशीन आ गई, तो जैसे हम मशीन खरीदते, उसकी बजाय मशीन इससे मिल गई। हमारी बुक्स में मशीन अकाउंट डेबिट क्यों होगा, समझ में आया? मशीन असेट है। असेट है तो उसका नेचर डेबिट है, वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या हो गई? समझ आया ये कि नहीं आया? ईमानदारी की बात बताओ। बेड डेट एक लॉस है, इसलिए डेबिट। कैश इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट। और हरी का हिसाब किताब खत्म हो गया, ये मेरा डेटर था, और डेटर डिक्रीज हो रहा है, 10,000 रुपए गायब। कल को हरी आ जाए और बोले यार ये लो पैसे यार सॉरी, तो बेड डेट रिकवर अकाउंट में डालना, हरी अकाउंट में मत डालना। बेड डेट रिकवर आएगा, ऐसा हो जाएगा तब। समझ आ गई बात? जैसे ये हुआ है थर्ड पॉइंट में, कैश रिसीव्ड फॉर बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल एक बेड डेट हुई थी, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है कि लॉस बना लिया था, वो डेटर को राइट ऑफ करने की बात होती है। तो बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700 रुपए, वो आज क्या हो गई है? कैश रिसीव्ड हो गई है। तो एंट्री क्या होगी? कोई डाउट? हाँ। ओके। अब ये सोहन वाली तो बहुत ही सिंपल एंट्री हो गई। 6,000 रुपए मिले, 4,000 रुपए का क्या हो गया है? बेड डेट हो गया है। तो 6,000 मिले, 4,000 का बेड डेट हुआ आउट ऑफ 10,000। सोहन पूरा राइट ऑफ कर दिया। ये एंट्री समझ में आ गई? अब आते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब भी हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो क्या होगा? बैंक इंक्रीज होगा, कम होगा, इसलिए ये डेबिट होगा। ये दोनों असेट है भाई, ये भी असेट थी, ये भी असेट थी। एक असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, दूसरी असेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। विड्रॉ होने पे कौन बढ़ेगा बताओ? कैश या बैंक? कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। तो बस यही कर दिया हमने, कैश इंक्रीज कर दिया, बैंक डिक्रीज कर दिया। कोई भी एसेट इंक्रीज करनी है डेबिट कर दो, एसेट डिक्रीज करनी है क्रेडिट कर दो। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मुझे बताओ प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर। इस कहानी का मतलब क्या हुआ? यस। ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। समझ आया? ये कैपिटल का अपोजिट है। यस। यस। एक ही बात है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी कम हो रही है इसीलिए डेबिट होगी। वो डाउट। हम कैपिटल लिखते हैं जब ऑनर पैसा देता है, हम ड्राइंग लिखते हैं जब ऑनर पैसा ले जाता है। इतनी सी बात है। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। ये रहा। वो राकेश नाम का है तो राकेश लिख लिया। हम्म। ये भी कम, ये भी कम, हाँ। इसको कम होने की वजह से डेबिट कर दिया, इसको कम होने की वजह से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये एसेट थी, इसका नेचर डेबिट था। ऐसे सीधे सीधे सोच पाएंगे, जितनी बार इसको पढ़ोगे करोगे उतना ईज होने लगेगा। है ना? अब ये अगला देखो क्या कह रहा है, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू द क्रेडिटर। ये ड्राफ्ट क्या होता है? पता है ड्राफ्ट क्या होता है? क्या रहता है आज के समय में? तो यार तुम्हें किसी को पेमेंट करना हो तो तू कैसे करते हो? बैंक के थ्रू पेमेंट। ऑनलाइन कैसे? क्या करते हो ऑनलाइन? क्या करते हो लेकिन? हाँ। ये क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसे काट के उसके अकाउंट में डाल देता है। लेकिन आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 20 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 10 साल पहले भी बहुत मुश्किल आती थी। तब क्या करते थे? जिस सब मैंने जब सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी तो हमको जो फीस सबमिट करनी पड़ती थी, तुम तो ऑनलाइन फीस सबमिट की होगी इंस्टीट्यूट को। हमने ये ड्राफ्ट सबमिट किया था। तो मैं बैंक गया। बैंक जाके मैंने इंस्टीट्यूट के नाम पे एक पेपर बनवाया, उसको बोलते थे ड्राफ्ट। इसको पे ऑर्डर भी बोलते हैं। तो मेरे बैंक ने मेरे से पैसे लिए, मेरे को जैसे कि 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना था, तो बैंक ने मुझसे 10,000 रुपए लिए और एक पेपर पे लिख के दे दिया कि ये 10,000 रुपए आईसीआई को देना है। केवल कौन ले पाएगा अब इसको? आईसीआई। समझ आई बात? मुझे आईसीएआई के पास सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराना था। मेरे पास कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं थी 2006 में। 2006 में रजिस्ट्रेशन कराया था। तो मैंने कैसे कराया था? मैं गया बैंक। बैंक में जाके मैंने 10,000 रुपए दिए बैंक वालों को। बैंक वालों ने मुझे क्या दिया पता है? एक पेपर। उसके ऊपर आईसीआई का नाम और उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ था। और उस पे लिखा हुआ था कि 10,000 रुपए मिलेंगे किसको? आईसीआई को। ऐसा पेपर दे दिया उन्होंने मुझे। मैंने इस पेपर को पोस्ट में डाल के आईसीआई को भेज दिया। आईसीआई ने अपने बैंक में लगाया होगा और आईसीआई को पैसे मिल गए होंगे। कहानी समझ में आई? जैसे चेक देते हो ना किसी को, ये भी एक तरह का चेक जैसा ही सिस्टम है। पर इसमें हम किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं? किससे बनवाया ये मैंने? बैंक से। चेक में क्या होता है, कल को मैंने सपोज तुमने मुझे फीस दी चेक में, और कल को मैंने बैंक में चेक लगाया तो हो सकता है चेक बाउंस हो जाए। मतलब कि पैसे हो ही ना तुम्हारे खाते में, फिर मैं क्या करूंगा? तो इंस्टीट्यूट ऐसी गड़बड़ियां नहीं चाहता था कि बच्चे चेक से पैसे दे और पता चला चेक बाउंस हो जाए। तो उनसे कहा कि तुम डीडी बनवा के भेजो। डीडी कैसे बनेगा? हम बैंक को पैसे अभी दे देंगे ना, तो अब ये बाउंस कैसे होगा?
समझ आया क्या? और एक कहानी समझो। सपोज तुम एक बड़े व्यापारी हो। आज से 20 साल पहले की कहानी सुनो। तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, और दिल्ली में, यहां से दिल्ली 1 करोड़ का पेमेंट करने जाना है। ब्रीफ केस में ले जाओगे तो सेफ है क्या? नहीं। क्या करो? ये वाला तरीका अपनाओ जो मैंने समझाया है। बैंक जाओ, 1 करोड़ अपने बैंक में जमा करो। बैंक से ऐसा पर्चा ले लो, अपने नाम का या किसी पार्टी के नाम का। उसको जेब में डालो और मस्त चले जाओ। ये अगर किसी ने तुमसे छीन भी लिया तो इसका पेमेंट केवल किसको मिलेगा? जिस बंदे का इस पे नाम लिखा है, उसके अलावा ये किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंस्टीट्यूट पहले क्या करता था, हमसे कहता था एज ए स्टूडेंट कि तुम डीडी बना के भेज दो। अब समझ में आया ड्राफ्ट? तो किसी क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया, यही वाली कहानी कि मेरे को दिल्ली में किसी को पेमेंट। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट बोलते थे, उसका फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट था। डिमांड ड्राफ्ट, इसी को डीडी बोलते हैं। अभी भी यूज करते हैं लोगों को। पुराने लोग तो अभी भी इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ। तो बैंक में ये टूल यूज होता है पैसों के ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो हमने इसी के थ्रू पेमेंट कर दिया किसी क्रेडिटर को, अल्टीमेटली बैंक से ही पेमेंट कर दिया। कहानी इसलिए समझा दी ताकि तुम्हें ये वर्ड परेशान ना करे। तुमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, क्रेडिटर को एंट्री होगी ये रही। सर ये क्या है? जब मैं बैंक गया होऊंगा ये डीडी बनवाने 10,000 रुपए का, तो बैंक ने मुझसे कोई फीस ली होगी कि नहीं ली होगी, क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल, एक पेपर बना के दे रहा है वो, और मेरे को पैसे वो बैंक ट्रांसफर करके देगा। तो वो मुझे सर्विस दे रहा है। इसी फीस का नाम लिखा है ये बैंक चार्जेस। समझ आया क्या? इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन नहीं है प्रॉपर। जब क्वेश्चन आएगा तो बताएगा कि यार आपने डीडी बनवाया 10,000 रुपए का, और 20 रुपए उसकी फीस थी, तो बैंक आपसे कितने ले लेगा? 10,020 रुपए ले लेगा। समझ आ गई मेरी बात? मैंने जब आईसीआई का डीडी बनवाया था तब मेरी फीस लगी थी 35 रुपए, मुझे याद है। 35 रुपीज की फीस लगी थी डीडी बनवाने की। समझ आ गया क्या? कोई डाउट है तो बताओ। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, रेंट का पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो क्या बच्चों वाली बात है? अगर आपने कोई चार्जेस पे किए हैं बैंक, बैंक ने आप पे लेवी किए हैं चार्जेस, ये भी लॉ का वर्ड है। ये वर्ड सुना है तुमने? लेवी। हाँ, लेवी करना मतलब इम्पोज करना। तो बैंक ने आप पे कोई चार्जेस लेवी किए हैं, लेवी किए हैं तो मतलब लगाए हैं। तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी असेट है। दोनों अलग अलग है। असेट डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए डेबिट। कोई डाउट है तो बताओ। चेक हो या ड्राफ्ट हो, रिसीव हुआ है, अल्टीमेटली पैसे कहाँ आएंगे? पैसे कहाँ आएंगे? अरे, हाँ, बैंक। और किससे आया ये? डेटर ने भेजा है, तो डेटर कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। चेक, ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। यस, हम यही एंट्री करेंगे। इंस्टीट्यूट यही एंट्री करवाएगा। ये ऑथर की बुक है 11th वालों की, उसने किसमें डाल दिया इसको? जो कि सही बात। बात समझ में आ गई? अच्छा, वैसे कैश क्यों डाला? कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, है लॉजिक है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कायदे से तो ये पैसा छोड़ो, अगर ये सेम डे डिपॉजिट होता तो कहाँ करते तुम? बैंक में करते, या सुनो, समझ के बोलो। अगर ये चेक सेम डे डिपॉजिट होता तो क्या इंक्रीज करते, बैंक या कैश? क्योंकि ये तुम्हारे पास पड़ा है इसलिए तुमने क्या इंक्रीज कर लिया है? बैंक इंक्रीज नहीं किया है। हम इसकी जगह पे अगली बार हमारे पास तो ये नाम होगा, तो हम इसकी जगह पे ये नाम ले लेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। तो क्या उसका कैश अकाउंट बचेगा? नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या हमारा चेक इन एंड बचेगा? नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली पैसे कहीं कहाँ जाने वाले हैं? बैंक।
लेकिन वो किस डेट पे जाएंगे? जिस डेट पे वो डिपॉजिट होगा। तो ये गलत नहीं है, ये एक थिंकिंग है, तरीका है काम करने का। पर हम इसको इसलिए नहीं करते ऐसा, क्योंकि यार वो कैश हम करेंसी को मान के चलते हैं ना, कैश इन हैंड। और ये कोई करेंसी नहीं है। समझ आ गई बात? डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड वर्ड का मतलब ये होता है। नहीं, रुको समझो। ये हम थे, ये हमारा डेटर था। डेटर ने चेक हमको दिया, हमने चेक बैंक में जमा कर दिया। जिस दिन डेटर ने हमको चेक दिया, हमने चेक बैंक में जमा किया, हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर लिया? टू। ये एंट्री पास कर ली जिस दिन ये घटना हुई। हम खुश थे, चेक मिला है सपोज 10,000 रुपए का। तो हमें लगा 10,000 रुपए से अब हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा बैंक में। मोबाइल खोला, अकाउंट में गए, देखा तो ये 10,000 नहीं बढ़ा। हमने बैंक में फोन लगाया, क्या हो गया भैया? उसने कहा ये जो आपने चेक दिया है, ये पैसे हमें नहीं मिले, ये डेटर ने पैसे नहीं दिए, उसके खाते में पैसे ही नहीं है। समझ आई बात? हाँ। तो इस कहानी को बोलते हैं, अगर चेक का पेमेंट मिलता तो कहते ऑनर हो गया। ऑनर, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट मिली। और अगर चेक का पैसा नहीं मिलता है तो हम कहते हैं डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक इंक्रीज करना आपका गलत हो गया ना ये। अरे हाँ या ना? तो जिस दिन डिसऑनर होता है उस दिन क्या एंट्री होगी? ये एंट्री किस दिन हुई थी? ये एंट्री हुई थी जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ था। यस और नो? आज एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे कम हमने बढ़ा दिए थे, क्या वो बढ़े? तो बैंक को कर दो क्रेडिट। जैसे ही हम ये डेबिट की जगह बैंक को क्रेडिट करेंगे वो वाला सेम अमाउंट, तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो? हाँ उतना ही रहा, पर हमने अपनी किताब में क्या लिख लिया है? इसकी वेट थोड़ी करते हैं, जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उसी दिन एंट्री कर रहे हैं ना हम तो। हमारा नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या है? जैसे ही इवेंट हो वैसा ही एंट्री कर लो। यस और नो? तो चेक डिपॉजिट पे तुमने बैंक बढ़ाया था, अब वो बैंक में तो पैसे हैं ही नहीं, तो इसको नलीफाई कर रहा हूं मैं, कम थोड़ी कर रहा हूं। तुमने यहाँ 10,000 बढ़ाए थे, आज मैंने 10,000 कम कर दिया, तो क्या बैंक मैंने डिक्रीज कर दिया? नहीं, वो जो जीरो कर दिया मैंने उसको वापस। डेबिट क्या कर? बिल्कुल। यस। यस। हम फिर से इसको बोलेंगे, ए भाई पैसे दे। समझ में आई बात की नहीं? तो अभी भी मेरा डेटर है। तो इस एंट्री से ये एंट्री कैंसिल हो गई है, बस और कुछ नहीं। तो पहले से वो डेटर था, अभी भी वो डेटर है। तो डिसऑनर से ये होता है। ये देखो ऐसी ही एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अंकुर डेटर था, टू बैंक। ये स्टोरी समझ में रखा आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक। इंटरेस्ट चार्ज। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है या हमें इंटरेस्ट दिया है, मतलब हमारा गेन हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है तो क्या होगा? इसको ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक हमें मिला है या दिया है ये इंटरेस्ट? हमने मिला है, मिला है तो समझ में आया? पढ़ के ही समझ आता है क्या करना है, याद कुछ नहीं करना है। हाँ। फिर
बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म मतलब कौन? यस। हमारे बिहाफ पे किसने पेमेंट कर दिया है? कई बार हम ऐसा बोल के रखते हैं बैंक को, यार जब भी कोई पेमेंट आए ना कर देना। ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर दे के रखते हैं बैंक को। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब कि कहीं मिस ना हो जाए हमसे कोई डेट। इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट होती है कि भाई जून में आएगी, 25 तारीख को हमें इंश्योरेंस करवाना है, गाड़ी का, स्टॉक का, बिल्डिंग का। तो हम बैंक को बोल के रखते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का जैसे ही इंटीमेशन आता है बैंक के पास, बैंक उसका पेमेंट कर देता है। तुम बताओ, वो जो लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, उनकी किस्त कहां से कटती है? बैंक से। तो बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर देके रखते हैं हम कि ये ड्यू डेट आएगी इस दिन, इस खाते में इतने पैसे डालने हैं। ऐसे ही हमने कुछ बोल रखा है उसको, इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे डालने हैं, और बैंक ने पैसे डाल दिए। एंट्री क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंस हो जाएगा। हम्म। हम्म। बस यही है। अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक। एस। हम्म। तो कहीं से इंटरेस्ट मिला है, उसने बताया इंटरेस्ट मिला है कहीं से। जैसे हमने कोई लोन दिया था किसी को, उसने ब्याज भेजा है, बैंक में भेजा है, बैंक बढ़ जाएगा। बैंक लोन का रीपेमेंट हो रहा है। पहले बात तो बैंक, बैंक लोन क्या होगा, ये क्या चीज, क्या है ये? होगा तो ये कौन सी कैटेगरी का आइटम था? यस। यस। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। यस। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। जैसे एक अकाउंट एसबीआई में है, एक अकाउंट पीएनबी में है। किस खाते से पैसे किस खाते में गए? कौन सी वाली बैंक से कौन सी वाली बैंक में गए, पढ़ के देखो। कौन सी कम करेंगे, किस में बैलेंस कम होगा? कम होगा तो एसबीआई। सारे ट्रांजेक्शन कर दिए तुमने। क्या लगा? जितना हमारी पुरानी कमांड है ना, वो जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे स्पीड और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मैं तुमसे कल भी कह रहा था। अकाउंट सीख लो, फिर ये सब इजी होगा। हम्म। हम्म। ऐसे ही जब तुम जर्नल और समझ लोगे मुझसे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार समझ लोगे, तो तुम्हें पूरा क्लिक होगा। यही मैं तुमसे कह रहा था। तुम्हें वो सब समझ में आएगा, पार्टनरशिप, कंपनी, सब समझ आएगा। लेकिन मैंने कहा ना, उसके लिए पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। वहां फोकस करना पड़ेगा, आंसर लाने के चक्कर में तो आंसर अपने आप आता है। और जो मैंने कहा उसका शॉर्टकट नहीं है, टाइम देना पड़ता है। इन लोगों ने टाइम दिया है, इसलिए इनकी कमांड है ना। मैंने उनसे टाइम दिलवाया है। हाँ, बिल्कुल लगता। नहीं भी है तो ऐसा कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाता है। इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि हमने स्ट्रीम चेंज किया है, हमको 4-6 महीने अच्छी मेहनत करनी है, कर रहे हैं, करो, कोई बात नहीं। मैं खुद किया था ऐसे ही। हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। ऐसा लगता है। अभी तुमने मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ्स पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि सर कॉमर्स पढ़ाते ही नहीं होंगे, साइंस पढ़ाते होंगे। ऐसा नहीं है। और अगर मेरे को काम करते देख लोगे तो कोई ये नहीं कहोगे कि सर आप पढ़ा, मतलब आप कोई पढ़ाते वढ़ाते नहीं होगे, आप काम ही करते होगे। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको मन लगा के करो, उस पर ध्यान दो, उसमें अपना मजा लो। तो पढ़ाने में मजा लेता हूँ, इसलिए ऐसा होता है। हाँ।
हाँ तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। मैं अभी देखो हो रहा है तुमसे, बन रहा है। मैं तो तुमसे उस दिन ही कहा कि तुम अच्छा पिक करते हो। तुम घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत। ये हाँ, जल्दी नहीं करनी है हमको। जल्दी करके कुछ नहीं होता। जल्दी अपने आप हो जाती है जब हमसे, हमारे लिए चीजें आसान होती हैं। आसानी की तरफ जाओ। हम्म। वही वो अपने आप स्पीड आएगी। स्पीड एक दिन में कैसे आएगी? सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चीज गई ही नहीं तो कैसे होगा? समझ आ रही बात? इसकी सीनियर थी कनन की एक मैंने तो पिछले 5-6 साल पढ़ाना छोड़ दिया था बिल्कुल। कनन की बैच के बाद मैंने बैच नहीं पढ़ाई थी। अभी लिए मैंने 2 साल पहले। 5-6 साल पढ़ाना छोड़ दिया था। इसकी एक साल सीनियर थी। जानती है कनन उसको? वो सीए फाइनल पे मेरे पास, जैसे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो ऑनलाइन पढ़ रही थी मेरे से फाइनल। पूरा फाइनल। पूरा फाइनल। अकाउंट्स, एफआर, लॉ, ऑडिट, कॉस्ट, एफएम, ऑल इंडिया 49 आई थी उसको रैंक, सीए फाइनल पे। क्या समझा के? टेंशन नहीं लेना है। कंसेप्ट सीखना है, उससे हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने क्या क्या करवाया साथ में। सीए, सीएस, लॉ। इसका भी फाइनल पढ़ाया, इसका भी फाइनल पढ़ाया। और ये इस दोनों में इतना पढ़ा दिया था लॉ कि उन्होंने खुद से कर लिया। सीएस में मेरी स्टूडेंट की हाईएस्ट रैंक है 7th। उसके एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं था मैं, सारे सब्जेक्ट का टीचर था। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि मैं ऐसा कर पाता हूं क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं। मैथ्स वालों का दिमाग खुला रहता है। तुम्हारा बहुत अच्छा पिक है। तुम कर रहे हो। पेशेंस रखो, उधर दिमाग रखो, स्पीड बढ़ाओ, तब बढ़ेगी स्पीड। मन उसमें लगाओ और बन जाएगा। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कर लो कल, इलस्ट्रेशन 11। ये वाले भी तुम्हें आते हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, मैंने समझा दिए हैं तुम्हें। हाँ तो इलस्ट्रेशन 12 भी कर लो। इलस्ट्रेशन 11 करना है, इलस्ट्रेशन 12 करना है। हाँ बोलो बोलो। मैं कराऊंगा। ये मैं कराऊंगा कल, 7th वाला। इसको अभी नहीं करना। और करने की इच्छा हो कुछ, लगे कि हाँ स्पीड आ गई है थोड़ी सी, अपन तो जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, तो अनसॉल्व का बता देता हूँ। तुमने लिख लिए कहीं कॉपी पे? मैंने जो बता दिए बस वही वाले क्वेश्चन करने हैं। 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा अनसॉल्व की बात हो रही है। 16, 17, 17 कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। 18। ठीक है। जितने हो जाए, ऐसा नहीं कि ये सारे करने हैं। पर अगर तुम्हें लगे कि यार मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, जिस क्वेश्चन में समय लग रहा है उसमें वेस्ट नहीं करना है, उसको मैं समझा दूंगा। उस वाले पॉइंट को छोड़ दो, बाकी के करते जाओ। जो इजी लगे फटाफट कर दो, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है मेरी, ये वाली चीजें पेंडिंग है। ठीक है। बस अपन आ गए लगभग जर्नल के एंड पे। ज्यादा दूर नहीं है जर्नल अपने से एंड होना। अरे लेजर तो मजाक है। एक मेरे सिखाने का 15 मिनट, 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर सिखा दूंगा। तुम्हारी प्रैक्टिस का
एक दिन मैक्स, बस। और अपन लेजर के आगे चले जाएंगे। और फाइनेंशियल, हाँ अच्छे, मैं यही कह रहा हूँ 15 दिन में तुम आ सकते हो वहां, तुम्हारी ग्रिप अच्छी है तो। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट मैं तब भी बच्चों को यही कहता हूँ, डोंट पैनिक, डोंट टेक प्रेशर। कोई व्यक्ति प्रेशर में अच्छा काम नहीं करता। हम्म 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 हम्म। हाँ अच्छा किया। क्या बोले वो? क्या हुआ फिर?